Hello everyone. Once again, we are here to continue our topic, the rise of Mauryan Empire and Ashoka the Great. And today we have the last session of this chapter. And till now, I hope you have understood the previous subtopics, the emergence of Mauryans, about Chandragupta, then Bindusar, then Ashoka. Then we talked about Ashoka's invasion on Kalinga and effects of Kalinga war on Ashoka we studied about. Then we talked about Dhamma or Dharma, which was introduced by Ashoka, and how he served to Buddhism. His services to Buddhism we studied about, and today I am going to continue with the next subheading, that is Ashoka's edicts and inscriptions. Edicts क्या होता है? Edicts होते हैं legal commands on the court record. जो भी को लीगल कमांड्स भेजे जाते थे अशोका के थ्रू और किसी भी किंग और रूलर के थ्रू, दे वर नोन एज एडिक्ट्स. और इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे? इनग्रेविंग ऑन एनी काइंड ऑफ मटेरियल. यही रूल्स और कमांड्स इनग्रेव्ड होते थे, गुदवाए जाते थे, लिखवाए जाते थे ऑन द मटेरियल्स लाइक पिलर्स, स्टोन्स एंड coins. So we'll study about these edicts and inscriptions in today's session, and what was their importance we are going to start. So open your page number 59 and we'll start what is given in the book. So let us start. तो क्या कह रहा है ये? अशोका वॉज अ कमिटेड रूलर. अशोका एक बहुत ज़्यादा डिवोटेड टुवर्ड्स हिज पीपल. ही वॉज अ वेरी कमिटेड पर्सन, कमिटेड रूलर, जो कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ही यूज़ टू गिव फॉर हिज पीपल. ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स मीन्स पीपल. हेयर आप इसका मतलब आप क्या समझेंगे यहाँ पे? लोग, उसके लोग. ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स and wanted them to live a happy and peaceful life. For this purpose he issued rock edicts. इसके लिए उसने rock edicts means legal commands जो थे वो rocks पे लिखे हुए, means stones पर लिखे हुए. and inscription on religion. inscriptions भी, engraving भी थी, means engraved material भी था. जो भी उसके commands होते थे they were engraved होते थे किस पे? rocks पर. and on religious से related, general administration से related, and good conduct. How can you be a good person? So good conduct से related उसके edicts और inscriptions होते थे, religion से related होते थे, और general administration कि administration कैसा होना चाहिए. He was the first. इसको underline कर लेंगे. एडिक्ट्स किस किस से रिलेटेड होते थे ये आप अंडरलाइन करें. 3 थिंग्स वर देयर: रिलीजन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड कंडक्ट. एंड ही वॉज द फर्स्ट रूलर. अगर हम पढ़ें तो ही वॉज द फर्स्ट एंशिएंट किंग हु मेड एन एफर्ट टू स्पीक डायरेक्टली टू हिज पीपल. वो एक ऐसा पहला राजा था जिसने अपने लोगों से, उसने ये कोशिश की कि वो अपने लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखे, डायरेक्ट बात कर सके थ्रू दीज एडिक्ट्स. अपने एडिक्ट्स के थ्रू जो भी वो ऑर्डर्स देना चाहता था, जो भी उसके कमांड्स थे, वो उन एडिक्ट्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाए जाते थे, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पहुंचाए जाते थे. मोस्ट ऑफ दीज वर कंपोज इन प्राकृत. ये सब किस लैंग्वेज में थे? प्राकृत में. द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम. उस टाइम पे जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी, ये उसी बोलचाल की भाषा में, ताकि लोग इसको समझ सकें. सम ऑफ दीज इंस्क्राइब्ड. कुछ इसमें से कुछ ऐसे भी थे जो इंस्क्राइब किए गए थे, इनग्रेविंग की गई थी उनकी. किस पे? इट वाज इन अफ़गानिस्तान.
और वहाँ अफ़गानिस्तान में ग्रीक लैंग्वेज में इंस्क्राइब थे। देयर वर 44 रॉयल ऑर्डर्स। अगर हम टोटल देखें तो देयर वर 44 ऑर्डर्स और एडिक्ट्स, 44 रॉयल ऑर्डर्स और एडिक्ट्स थे। एंड ईच हैड अ नंबर ऑफ कॉपीज़, और हर एक की कई कई कॉपीज़ थी एंड वर प्लेस्ड एट ऑल डिफरेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द कंट्री। जैसे आजकल आप होर्डिंग्स देखते हैं ना, ऐसे ही तब अशोका के एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस होते थे जो उसकी सिटी में हर तरफ जगह जगह पे लगाए जाते थे, सेटअप किए जाते थे, ताकि लोग उनको पढ़ सकें, उनको समझ सकें और उनको फॉलो कर सकें। जैसे आज आप होर्डिंग्स देखते हैं, कहीं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर्स के हैं, कहीं आपके स्टेट मिनिस्टर्स के हैं, तो these are the informatory hoardings in today's time, but that times those inscription edicts were the informatory source for the people. And now we'll come to the importance of edicts. अब इन edicts और इनकी importance क्या थी, edicts और inscriptions इनका क्या फ़ायदा था? These edicts are an important source of information about Ashoka. अगर हम डीप स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि ये edicts और inscription अशोका के बारे में जानने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स था। इन 1950 अ पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज डिस्कवर्ड, और 1915 में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा एक इंस्क्रिप्शन पिलर मिला, और ये डिस्कवर कहाँ हुआ, और it was just discovered and it was there is something unusual discovered on that pillar, and that unusual thing was people were not knowing before that Ashoka's title name was Priyadarshi underline करेंगे, and this name was engraved on that pillar, and through that people came to know that his title name was Priyadarshi. तो ये मिला। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, एडिक्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सेकंड बेनिफिट क्या था, इंपॉर्टेंस क्या थी इन एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस की, ये था दे एडिक्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ अशोकाज एम्पायर। इससे हमको अशोका के एम्पायर का एक्सटेंशन पता चलता है, कहाँ से कहाँ तक फैला था। कलिंगा वॉज हिज 5th प्रोविंस। अगर हम बात करें, हम देखें तो कलिंगा के बारे में हमें पता चलेगा, इट वॉज हिज लास्ट 5th प्रोविंस। एंड दे इन्फॉर्म अस, दे मीन्स दीज एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस की ही बात हो रही है। दे इन्फॉर्म अस अबाउट अशोकाज लव फॉर हिज पीपल। हमें इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स से अशोका का प्यार अपने लोगों के लिए कैसा था वो भी पता चलता है, क्योंकि एक ऐसी ही एडिक्ट मिली है जिसमें उसने क्या कहा है, all men are my children and I desire that they may enjoy every kind of prosperity and happiness। उसने कहा, उसने लिखा, it was his royal order, legal command or legal order in the way, and he said that all men are my children, कि सभी men, सभी लोग मेरे बच्चे हैं, and I desire that they may enjoy every kind of prosperity and happiness। और उसने कहा है कि मैं चाहता हूँ, it is my desire that they may enjoy every, कि वो सब लोग जो मेरे बच्चे हैं वो हर तरह की प्रॉस्पेरिटी, तरक्की और हैप्पीनेस को enjoy करें। मीन्स दे मस्ट नॉट हैव एनी sadness, unhappiness in their life. फिर they also tell us about Ashoka's views about religion and religious tolerance। एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन से अशोका के रिलीजियस टॉलरेंस और उसके रिलीजन दैट वाज धामा ही स्टार्टेड, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। द पिलर्स, एडिक्ट्स एंड केव्स टेल अस अबाउट द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ दैट एज। देयर शाइन इज स्टिल ब्रिलियंट। आज तक इनकी शाइन एज इट इज़। अगर आप अशोका पिलर देखें, यू सी वन पिलर इज़ इन मेहरौली, वन इज़ सारनाथ, you will see that they are still not rusted in so many years, although they are iron pillars, but still they have not been rusted। पाली और प्राकृत was the language of common man, और इसी लैंग्वेज में अशोका के इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स हमको मिले हैं। अशोक फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, पर्टिकुलरली
Ceylon is the name of Sri Lanka. At that time it was known as Ceylon. Are also mentioned in the edicts, और हमने पहले भी पढ़ा है कि he sent his daughter and son to Sri Lanka to preach, to spread the religion of Buddhism. So these were the things, means these were the important features of edicts and inscriptions of Ashoka. अब नेक्स्ट है लाइन कैपिटल नहीं है बेटा, ये दिस इज कैप्शन. द लाइन कैप्शन एट सारनाथ हैज़ बीन अडॉप्टेड. जो लाइन कैप्शन है सारनाथ पिलर पे, इसको अगर आप देखें तो इट इज़ बीन अडॉप्टेड एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया फॉर आवर कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. आज़ादी जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से ये हमारा नेशनल एम्बलम बन चुका है. वी सी इट ऑन आवर करेंसी नोट्स. इसको हम अपने करेंसी नोट्स में भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ पोस्टेज स्टैम्प्स पे भी, कॉइन्स पे भी. अवर नेशनल फ्लैग, जो हमारे नेशनल फ्लैग में व्हील है, दैट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम दिस सारनाथ एडिक्ट. इट इज़ ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम सारनाथ एडिक्ट. इसको मैं आपको पिलर के ऊपर जो लाइन है मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ सो दैट यू मे. ये लाइन आपको दिख रहा है. इट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर बट यू कैन सी इफ़ यू वांट टू know more about it. So this line caption is in on every note, means we have this as our national emblem, and this circle wheel is there in our नेशनल फ्लैग. अब हम पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर और इन अशोका's टाइम. आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था अशोका के टाइम पे. अशोका कंस्ट्रक्टेड मैनी पैलेसेस, स्तूपास, मोनेस्ट्रीज एंड पिलर्स. हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये सब अशोका ने कंस्ट्रक्ट करा है. अशोकन पिलर्स आर मेड ऑफ सैंडस्टोन. जितने भी अशोकन पिलर्स हैं दे आर मेड ऑफ सैंडस्टोन. दे आर ब्यूटिफुली पॉलिश एंड शाइन. ये आज भी बहुत शाइन करते हैं लाइक गोल्ड एंड सनशाइन बिकॉज इट वॉज पॉलिश्ड वेरी ब्यूटिफुली. ऑन द टॉप ऑफ ईच पिलर इज कार्व्ड एन एनिमल फिगर. यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको दिख रहा है कि एक एनिमल फिगर है. हर पिलर पे आपको कोई ना कोई एनिमल फिगर नज़र आएगा, जैसे एलिफेंट, अ बुल और अ लाइन. द सारनाथ पिलर इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव. और इन सब पिलर्स में सारनाथ पिलर सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव है. इट इज़ 23 मीटर्स हाई. इसकी हाइट कितनी है? 23 मीटर्स. अंडरलाइन करेंगे. इट हैज़ 4 लाइन्स कार्व्ड एट द टॉप. इसके टॉप पे 4 लाइन्स कार्व्ड हैं. एंड इट एट द टॉप सीटेड विद द बैक टू ईच अदर. सब एक दूसरे की बैक को टच करते हुए कार्व करे गए हैं. एंड दिस डिज़ाइन इज़ नाउ यूज एज नेशनल एम्बलम. जैसे अभी हमने बात करी कि दिस डिज़ाइन इज़ used as a national emblem. The artist attained a high skill in polishing the pillars and carrying heavy blocks of stone. Ashoka's Dhamma Chakra is adopted in the national flag. फिर again those things are repeated here. Ashoka also constructed vihars. Vihars means monastery where Buddhist monks and nuns can live. Or Ashoka also constructed vihars where monks could study. They could study there and they could live. Ashoka place in history. अब हम देखते हैं हमारे हिस्ट्री में अशोका की क्या जगह है. What type of importance he has in our history. Ashoka is one of the most greatest ruler of India, as we know, and of the world. He is remembered as one of the wisest king who ever ruled. सबसे वाइजेस्ट, बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान किंग माना जाता था. ही वॉज अ ग्रेट कॉन्करर लाइक हिज ग्रैंडफादर बट ही गेव अप वॉर. लेकिन उसने वॉर छोड़ दी, उसने वॉर करना छोड़ दिया. एंड वायलेंस को भी बिल्कुल छोड़ दिया. ही गेव अप वायलेंस टू फॉर गुड आफ्टर हिज. किसके लिए? कुछ अच्छे के लिए. For humanity purpose, for human beings, he left, he gave up war and violence, and he propagated or he promoted a local religion
as to a world religion, Buddhism, which was a local religion, लेकिन उसको अशोका ने बौद्धिज़्म को एक वर्ल्ड लेवल का रिलीजन बना दिया. See, he was from India, but it was spread to other parts of the world too. With policy of religious tolerance, he taught the world that we should respect all religions. उसने पूरी दुनिया को सिखाया कि हमें सब religions की respect करनी चाहिए. Ashoka welfare administration highlights his concern for his people. अशोका के अपने लोगों के लिए जो मीन्स उसने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आगे किया, इट वाज फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल. और उसका कंसर्न क्या था? अपने लोग थे. और वो क्या कहता था? ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन. वो सब लोगों को अपने बच्चों की तरह मानता था. दिस प्रिंसिपल इज़ एन आइडियल वर्थ इमुलेटिंग बाय एनी रूलर इन द वर्ल्ड. और ये ऐसा वर्थ इमुलेटिंग है जो इतना वैल्यूबल फीलिंग थी, प्रिंसिपल था, विच वॉज अडॉप्टेड बाय एनी रूलर इन द वर्ल्ड. हिज धामा, its principles, and his efforts to implement them shows his sense of commitment for virtues of life. हाँ, उसने धामा को पॉपुलर किया, उसके प्रिंसिपल को, और ऑल हिज एफर्ट्स वर टू इम्प्लीमेंट देम. और ये एफर्ट्स उसने उनको इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ ये हमें दिखाता है हिज सेंस ऑफ कमिटमेंट. उसकी सेंस ऑफ कमिटमेंट शो करता है फॉर वर्च्यूज़ इन लाइफ, हमारी वैल्यूज़, वर्च्यूज़, लाइफ की इम्पोर्टेंस को. ही लेड स्ट्रेस ऑन मॉरल कंडक्ट. उसने मॉरल कंडक्ट्स पर stress दिया. Love and non-violence too. These are the ideals which mankind ought to follow sincerely. अशोका का कहना था कि ये ऐसे आइडल्स हैं, ऐसे आदर्श हैं जो मैनकाइंड मस्ट फॉलो सिंसियरली. इफ़ वी वॉन्ट टू लिव इन पीस, अगर हम पीसफुली रहना चाहते हैं तो हमें इस तरह के आइडल्स को फॉलो करना होगा. Decidedly, then Ashoka was called Ashoka the Great, and rightly so. और इसीलिए अशोका के लिए कहा गया he was the great, means Ashoka the Great, and it was right, means it is not a wrong belief that Ashoka was really a great king. End of Mauryan Empire. अब Mauryan Empire का end कैसे हुआ? Within 50 years of Ashoka's death in 232 BC, the great empire broke down. After Ashoka's death, 50 years के तक तो मॉडर्न एम्पायर को उसके सक्सेसर्स ने संभाला, लेकिन धीरे धीरे विदिन 50 years आफ्टर हिज डेथ दिस मॉडर्न एम्पायर टोटली ब्रोक डाउन because of the following reasons. There were certain reasons which were the cause of the decline or broke down of दिस एम्पायर. सबसे पहला क्या था? वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोका. जो अशोका के सक्सेसर्स थे, जो उसके उत्तराधिकारी थे, जो लोग थे हु केम आफ्टर हिम, दे वर वेरी वीक. दे वर फेल टू कोप विद द एडमिनिस्ट्रेशन. उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आया. म्यूचुअल राइवलरीज, आपसी लड़ाइयाँ, आपसी डिस्प्यूट्स अमंग सक्सेसर्स, जो उत्तराधिकारी थे. एंड ड्यू टू द लैक ऑफ लॉज ऑफ सक्सेशन, क्योंकि सक्सेशन के लिए, उत्तराधिकारी के पोस्ट के लिए कोई ऐसे लॉज नहीं बने थे जिससे की वजह से म्यूचुअल राइवलरीज, उनके आपस में झगड़े होने लगे. द वास्टनेस ऑफ द एम्पायर, अब ये ग्रेट एक्सटेंड कर चुके थे ये लोग, इतना बढ़ा चुके थे, इतना मॉडर्न एम्पायर इतना फैल चुका था कि उस एम्पायर को कंट्रोल करना, और वो भी ऐसे इनएफिशिएंट सक्सेसर्स के थ्रू, इट बिकेम वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल, टू एडमिनिस्टर दैट एम्पायर. फिर था द डिस्टेंस इनएफिशिएंट सक्सेसर्स से. फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल कैपिटल. अब सेंट्रल कैपिटल इनकी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, और इनके तो जो एक्सटेंट था वो तो नॉर्थ में भी उतना ही था, साउथ में भी उतना ही था, वेस्ट में भी उतना. सो इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर द सक्सेसर्स टू कंट्रोल दिस वास्ट एम्पायर, और it was very much far away from the
कैपिटल, जिससे क्या हुआ, सेंट्रल कैपिटल की वजह से जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो अपने एरियाज़ में, अपने प्रोविंसेस में मनमानी करने लगे. दे started behaving independent. They thought that now there is no one to check them, so they became very much independent and there was no law and order in these provinces. Last, King Bridhatra was the last king of the Mauryan dynasty and he was killed by his army chief, और ये भी अपनी army chief के through मारा गया, whose name was Pushyamitra Sangha. Pushyamitra Sangha, he killed the last king, and this way the Mauryan Empire finished. And this way the Mauryan Empire, which had a great extent, great importance, a powerful empire, it came to a decline. अब हम थोड़ा सा वेब चार्ट को देखें. ये वेब चार्ट देखिए आप. मॉडर्न एम्पायर स्टार्ट हुआ. It started from Magad, a strong kingdom in the northern India. चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले इन्होंने मगध पे ही अटैक किया and became the ruler of Magad. फिर बिंदुसार, son of Chandragupta, and then Ashoka. So this way the Mauryan Empire ruled for a long period, and that is why it is said that it was a golden period of the Mauryan Empire. Means that is why we say that Ashoka the Great. So hereby we conclude this chapter. I hope you have understood, and from next session I'll give you revision for the chapter 4, which is for next coming test, which is scheduled very shortly. So thank you and have a nice day.